हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसेस एलएलबी के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले सेक्शन 8 और लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 7 पढ़ा था। उसके अंदर हमने आपको बताया था नेचुरल गार्डियनशिप ऑफ अडॉप्टेड सन के बारे में बताया था कि जो किसी माइनर सन को अडॉप्ट करा गया तो उसका जो गार्डियन है उसका फादर होगा, जो अडॉप्टेड फादर है, और अडॉप्टेड फादर के बाद उसका जो नेचुरल गार्डियन है वो होगा अडॉप्टेड, उसकी जो मदर है वो होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 8 में पावर्स ऑफ नेचुरल गार्डियन की जो गार्डियन है नेचुरल गार्डियन उसकी पावर्स क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सेक्शन 8 के अंदर नेचुरल गार्डियन की पावर्स बताई गई हैं और कुछ बातें भी बताई गई हैं कि जो नेचुरल गार्डियन नहीं कर सकता कोर्ट की परमिशन के बिना। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब सेक्शन 8 का जो सब सेक्शन 1 है उसमें लिखा है द नेचुरल गार्डियन ऑफ ए हिंदू माइनर हैज़ पावर subject to the provision of this section to do all acts which are necessary or reasonable and proper for the benefit of the minor or for the realization, protection or benefit of the minor's state, but the guardian can in no case bind the minor by personal covenant। सबसे पहले जो नेचुरल गार्डियन कौन होता है वो हम आपको पहले भी वीडियोस के अंदर बता चुके हैं कि नेचुरल गार्डियन होता है, उसके मदर फादर होते हैं। नेचुरल गार्डियन पहले फादर होता है फिर मदर होती है, ठीक है, या फिर कोई विल से अपॉइंट करा गया उसको टेस्टामेंट्री गार्डियन बोलते हैं, वो भी नेचुरल गार्डियन की तरह एक्ट करता है। तो इस सेक्शन में पावर्स बताई गई हैं नेचुरल गार्डियन की और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया सेक्शन 8 का जो 1 है इसके अंदर बताया कि ऑल एक्ट्स लिखा है। देखो ऑल एक्ट्स का मतलब क्या है कि सभी एक्ट्स कर सकता है एक नेचुरल गार्डियन। जो नेचुरल गार्डियन होगा उसकी मेन पावर है वो माइनर के बेनिफिट के लिए नेसेसरी, रीज़नेबल और प्रॉपर कार्य करेगा, और माइनर की जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रीज़नेबल एक्ट करेगा। ठीक है, ये काम उसको करने ज़रूरी हैं। नेचुरल गार्डियन वो सब एक्ट कर सकता है जो बच्चा है, जो माइनर है, उसके वेलफेयर के लिए है, वो सब कुछ कर सकता है। नेचुरल गार्डियन जो है बच्चे की जो प्रॉपर्टी की केयर कर सकता है, केयर भी करेगा प्रॉपर्टी की भी और बच्चे की भी केयर करेगा। आज अगर नेचुरल गार्डियन जो है माइनर की प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, ठीक है, कि प्रॉपर्टी को सेल करना है माइनर की, तो उसे क्या करना होगा, उसे कोर्ट की परमिशन लेके ही उसको प्रॉपर्टी को उसके सेल कर सकता है वो, या फिर प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर सकता है। लेकिन जो कोर्ट है वो कब अलाउ करेगी, कोर्ट तब अलाउ करेगी अगर कोर्ट को लगता है उसमें बच्चे के वेलफेयर के लिए है ये, तब कोर्ट उसको अलाउ करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई प्रॉपर्टी है माइनर की और जो नेचुरल गार्डियन है उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 5 लाख है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस बने कि वो प्रॉपर्टी 10 लाख में बिक रही है, कोई लेना चाहता है उसको, तो जो नेचुरल गार्डियन है वो कोर्ट को बताएगा, कोर्ट को प्रूव करेगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि वेलफेयर के अंदर है ये, तब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट करेगी ठीक है कि आप वेलफेयर के लिए कर रहे हो और इसमें बेनिफिट भी है माइनर का, तो कोर्ट परमिशन दे देगी। अगर कोर्ट की परमिशन मिल जाती है तो वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, लेकिन इसमें जो पैसा आएगा वो माइनर का ही होगा, माइनर के नाम ही जमा होगा। अब सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2 है, इसके आगे 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। द नेचुरल गार्डियन शैल नॉट विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट की जो प्रीवियस परमिशन जो है उसके बिना क्या नहीं कर सकता वो। इसका जो ए पॉइंट है वो उसमें लिखा है मॉर्टगेज और चार्ज और ट्रांसफ़र बाय सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और अदरवाइज एनी पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। इसमें बताया गया है कि जो माइनर है उसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, और जो नेचुरल गार्डियन है उसकी माइनर की प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज नहीं कर सकता, बच्चे की प्रॉपर्टी का जो चार्ज किसी और को नहीं दे सकता, प्रॉपर्टी को वो एक्सचेंज नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता और प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं कर सकता, और भी किसी और वे के थ्रू प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकता। जो माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी किसी भी पार्ट को वो कोर्ट की परमिशन के बिना मॉर्टगेज, चार्ज, ट्रांसफ़र भी किसी और वे से भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, गिफ्ट होगी, सेल होगी, एक्सचेंज की तरह। अब सेक्शन 8 का जो सब सेक्शन 2 का बी है, जो लीज एनी पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 5 years और फॉर ए टर्म एक्सीडिंग मोर देन 1 year बियॉन्ड द डेट ऑन विच द माइनर विल अटेन मेजॉरिटी। अब इसके अंदर बाउंड भी कर दिया गया उसे कि अगर वो जो माइनर की प्रॉपर्टी है उसको, अगर वो जो माइनर की प्रॉपर्टी है उसको लीज़ पर देगा तो 5 साल से ज़्यादा समय के लिए लीज़ पे नहीं दे सकता। अगर 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए जो नेचुरल गार्डियन है वो उसको लीज़ पे देना चाहता है माइनर की प्रॉपर्टी को, तो उसे कोर्ट की परमिशन चाहिए उसके लिए।
अगर माइनर 17 ईयर्स का हो गया फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, तो जो लीज़ है वो 5 ईयर की नहीं कर सकता, तो लीज़ कितने टाइम की होगी, 2 ईयर की होगी, क्योंकि वो मेजर हो जाएगा 1 साल के बाद। और जब मेजर हो जाता है माइनर अगर मान लो मेजर हो गया 18 साल का, तो मेजर होने के बाद भी 1 साल की वो लीज़ पे दे सकता है प्रॉपर्टी को। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेजर होने के बाद 5 साल के लिए दे देगा। तो जैसे ही माइनर जो है मेजर हुआ, मेजर होने के 1 साल के बाद अगर कोई लीज़ ज़्यादा टाइम के लिए करी गई है तो वो ख़त्म हो जाएगी लीज़। और एक बात रह गई थी, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता माइनर के बिहाफ के ऊपर जो नेचुरल गार्डियन है। आपको समझ आ गया होगा ये कि माइनर जब मेजर हो जाएगा तो वो लीज़ 1 साल के बाद ख़त्म होगी। जैसे आज मेजर हो गया, 1 साल के बाद वो लीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब सेक्शन 8 का सब सेक्शन 3, एनी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय नेचुरल गार्डियन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 इज voidable at the instance of minor or any person claiming under him। अब सब सेक्शन 3 के अंदर साफ साफ लिख दिया गया है कि एनी डिस्पोजल, कोई भी प्रॉपर्टी को डिस्पोजल करा जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय नेचुरल गार्डियन के द्वारा। वो जो सब सेक्शन 1 है इसका 2 अभी आपको जो मैंने बताया, अगर उसकी कॉन्ट्रावेंशन करी जाती है, मतलब जो उसमें बताया गया है कि आप नहीं कर सकते वो फिर भी करा जाता है, तो क्या होगा, जो भी वो मान लो कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, ठीक है, तो वो वॉइडेबल होगी। जो माइनर है या फिर कोई और पर्सन अगर क्लेम करता है फ्यूचर के अंदर, वो इस प्रॉपर्टी की जो सेल हुई है उस डॉक्यूमेंट को वो वॉइडेबल करवा सकता है। बस इसमें एक लिमिटेशन है कि जब माइनर जो है मेजर हो जाएगा उसके 3 ईयर के अंदर अंदर उसे केस फाइल करना होगा या करवाना होगा, कोई और करेगा उसके बिहाफ के ऊपर, या फिर कोई और पर्सन क्लेम करता है तो वो वॉइडेबल करवा सकता है इसको, कि वॉइडेबल ही होगा, मतलब वॉइड नहीं होगा। बिना कोर्ट की परमिशन के माइनर की प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज, सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफ़र, गिफ्ट किया गया जाता है या फिर चार्ज कर दी जाती है प्रॉपर्टी को, तो वो जो बच्चा है जो माइनर है वो वॉइडेबल करवा सकता है उसको, ऐसी प्रॉपर्टी को वॉइडेबल नेचर की होगी मतलब ये। अब आपको एक एग्जांपल भी दे देते हैं, जैसे एक बच्चा है, ठीक है, उसके पास प्रॉपर्टी आ जाती है कोई, कैसे आएगी प्रॉपर्टी, कोई उसके दादाजी ने उसको प्रॉपर्टी को दे दी, ठीक है, कोई उसको मकान है गिफ्ट कर दिया अपने पोते को, और उस बच्चे की जो उस टाइम एज है वो 11 साल है, 12 साल है, 13 साल है, ठीक, वो बच्चा माइनर है, और जो उसका फादर है, जो बच्चे का, जो माइनर बच्चे का जो फादर है नेचुरल गार्डियन, वो उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है, तो वो सेल नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लीगल एज 18 ईयर्स है। लेकिन जो बच्चा है वो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करा जा सकता। तो जो फादर है इस प्रॉपर्टी का गार्डियन तो बन सकता है, लेकिन उसकी टेक केयर भी कर सकता है, लेकिन फादर उस प्रॉपर्टी को विदाउट कोर्ट की परमिशन के सेल नहीं कर सकता। अगर कोर्ट भी तब परमिशन देगी जब बच्चे के बेनिफिट्स के लिए होगा, या फिर वो कॉस्टली बिक रही है प्रॉपर्टी। अगर फादर ने फिर भी बेच दी मान लो प्रॉपर्टी वो, ठीक है, लोग ले भी लेते हैं, इस तरह के मैटर होते हैं। बच्चा जो है वो उस प्रॉपर्टी को जब मेजर होने के बाद वो इस प्रॉपर्टी को चैलेंज कर सकता है, उस सेल डीड को, और वो सेल डीड खारिज भी हो सकती है। अब सेक्शन 8 का सब सेक्शन 4, नो कोर्ट शैल ग्रांट परमिशन टू द नेचुरल गार्डियन टू डू एनी ऑफ द एक्ट्स mentioned in subsection 2 except in case of necessity or for an evident advantage to the minor। इसमें भी वही लिखा गया जो मैंने आपको अभी बताया, कोर्ट माइनर की प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज, एक्सचेंज, सेल या इसके अलावा कुछ और करने की परमिशन नहीं देगी जब तक कोर्ट को ना लगे कि ये माइनर के बेनिफिट के लिए है। अगर कोर्ट को लगे कि माइनर के बेनिफिट के लिए तो कोर्ट परमिशन दे सकती है, अगर कोर्ट को नहीं लगता तो कोर्ट नहीं देगी परमिशन। मॉर्टगेज, लीज, सेल सब हो सकती है, लेकिन अगर माइनर के बेनिफिट के लिए है, उसकी एडवांटेज के लिए है, या फिर कोई नेसेसिटी है, या फिर कुछ ऐसे केस होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें माइनर का बेनिफिट है, ठीक है, तो कोर्ट की परमिशन के बिना भी वो प्रॉपर्टी जो सेल करी जा सकती है, लेकिन वो होगी वॉइडेबल ही, उसे वॉइडेबल कराया जा सकता है फ्यूचर में। लेकिन वो अगर वो बच्चे के बेनिफिट्स के लिए हैं तो उसे अगर कोई चैलेंज नहीं करेगा तो वो वॉइडेबल भी नहीं होगी। अब सब सेक्शन 5, द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 शैल अप्लाई टू एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ द कोर्ट अंडर सब सेक्शन 2 इन ऑल रिस्पेक्ट्स एज इफ इट वर एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 29 ऑफ दैट एक्ट एंड इन पर्टिकुलर। अब इसके अंदर गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 की बात करी गई है।
अगर कोई बच्चे का गार्डियन अपॉइंट होना चाहता है तो उसको गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 में अप्लाई करना होगा और एप्लीकेशन लगानी होगी गार्डियन अपॉइंट करने के लिए। गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 में ही वो एप्लीकेशन लगेगी। या फिर वो जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है, जो सब सेक्शन 2 के अंदर बताया गया था अभी कि जो प्रॉपर्टी है उसको कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं सेल करा जा सकता, मॉर्टगेज करा जा सकता नेचुरल गार्डियन के द्वारा, तो उसे गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंदर ही जाकर एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। तो वो अगर कोई एप्लीकेशन वो लगाता भी है तो वो उसी एक्ट में पढ़ी जाएगी एप्लीकेशन। अब सेक्शन 5 का आगे ए पॉइंट है, प्रोसीडिंग इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 4A देयर ऑफ। इसमें बताया गया है कि अगर कोई एप्लीकेशन लगानी है प्रॉपर्टी को सेल, एक्सचेंज, मॉर्टगेज करने के लिए तो गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट में ही लगेगी वो एप्लीकेशन, सेक्शन 4A के अंदर बताया गया। अगर कोई एप्लीकेशन हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 में लगा दी जाती है प्रॉपर्टी को सेल या एक्सेट्रा करने के लिए तो वो एप्लीकेशन गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 में ही समझी जाएगी। सेक्शन 31 जो है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का जो प्रोसीजर है कैसे डील किया जाएगा उस सेक्शन के अकॉर्डिंग किया जाएगा। एप्लीकेशन अगर कोई माइनर की प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए आती है या एक्सचेंज करने के लिए आती है तो प्रोसीजर वही फॉलो होगा। अब इसका बी पॉइंट है, द कोर्ट शैल ऑब्जर्व द प्रोसीजर एंड हैव द पावर स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 2, 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 31 ऑफ दिस दैट एक्ट। एंड 31 के अंदर ही प्रोसीजर जो है वो बताया गया। अब इसका सी पॉइंट है, उसमें क्या बताया गया, एन अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिफ्यूजिंग परमिशन टू द नेचुरल गार्डियन टू डू एनी ऑफ द एक्ट्स मेंशन्ड इन सब सेक्शन 2 ऑफ दिस सेक्शन टू द कोर्ट टू विच अपील ऑर्डिनरी लाई फ्रॉम द डिसीजन ऑफ दैट कोर्ट। अगर सब सेक्शन जो 2 में बताया गया था कि मॉर्टगेज सेल वगैरह करने के लिए कोई एप्लीकेशन लगाई जाती है और कोर्ट परमिशन नहीं देती, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है कोर्ट, तब क्या होगा, तो जो एप्लीकेशन है उसकी जो अपील है अपील फाइल होगी। तो अपील की बात करिएगी इसमें तो हायर कोर्ट में जाओगे जहाँ अपील फाइल होगी। अब सब सेक्शन 6, इन दिस सेक्शन कोर्ट मीन्स द सिटी सिविल कोर्ट और ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ए कोर्ट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 4A ऑफ द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ whose jurisdiction the immovable property in the respect of which the application is made is situate and where the immovable property is situate within the jurisdiction of more than one such court means the court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situate। इसमें बताया गया कोर्ट का मतलब क्या, सिटी सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर कोर्ट। सेक्शन जो 4AM है उसमें बताया गया कोर्ट में डेफिनेशंस जो हैं, अगर किसी कोर्ट को एम्पावर किया गया ये सारे डिसीजन करने के लिए, ठीक है, तो उसमें ये अप्लाई होंगे। सेक्शन 8 आपको समझ आ गया होगा, इसमें पावर्स बताई गई थी नेचुरल गार्डियन की। जो नेचुरल गार्डियन है वो वेलफेयर के लिए काम करेगा, बेनिफिट के लिए काम करेगा माइनर के लिए अंडर सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट। अगर किसी माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो जो उसका जो गार्डियन है उस प्रॉपर्टी की केयर तो करता है और साथ में बच्चे की भी केयर करेगा और उसकी कुछ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो कोर्ट की परमिशन के बिना उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, एक्सचेंज नहीं कर सकता, लीज पे नहीं दे सकता। तो इस जो सेक्शन है इसके अंदर यही बताया गया था। तो आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप एडवोकेट्स के साथ और लॉ स्टूडेंट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे पढ़ेंगे हम सेक्शन 9 टेस्टामेंट्री गार्डियंस एंड देयर पावर्स।